नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस यही डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट कीजिए, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं डेली जो है आपको कंटेंट देता हूँ, थ्योरी नोट्स देता हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सारा मटेरियल आपको मैं पूरा सीटेट से रिलेटेड देता हूँ और ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल जो है कम इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ जो किसी चैनल में आपको ज़्यादातर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चंस देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कमेंट भी करते जाना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा यह समझ पाता है कि यदि किसी मिट्टी के गोले को चपटा कर दिया जाए तो उसकी मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार बच्चे ने किस क्षमता को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो देखिए अगर बच्चा ये समझ रहा है इस कॉन्सेप्ट को कि किसी वस्तु में जो कुछ गुण होते हैं, अगर उसको बदल दिया जाए, है ना, उस गुण के, उसके आकार को, उसकी मात्रा को अगर बाहरी रूप से देन देन बदल दिया जाए तो भी वो चीज़ वैसा ही है। तो जैसे यहाँ पे मिट्टी का गोला था, उसने दबाया तो जो है ये चपटा हो गया। भाई पहले छोटा गोला था, उसको दबाने पे प्रेस किया तो इसने इतना बड़ा हो गया। तब भी ये बात समझ रहा है कि भाई गोला और ये दोनों जो है दोनों वही है जो सेम है। तो इस अवधारणा को हम संरक्षण की अवधारणा कहते हैं। और बच्चा ये मूर्त अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में है। ये बात भी आप याद रखिएगा, मतलब 7 से 11 वर्ष की अवस्था का बच्चा है, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता तो हम कह सकते थे कि ये बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाना जाएगा, ठीक है। क्योंकि संरक्षण की अवधारणा जो है बच्चों को समझ नहीं आती किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और संरक्षण की अवधारणा समझ में आ जाती है वो किस अवस्था में जो है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैतिक विकासशील व्यक्ति कब नैतिक दुविधा में होता है। तो देखिए नैतिक दुविधा कब होती है, जब हमें दो चीजों में चुनाव करना हो, ठीक है। तो जब दो नियम आपस में टकरा रहे हो तब व्यक्ति को सबसे ज्यादा नैतिक दुविधा होती है, ना कि जब कोई नियम ही ना हो, ना जब दंड मिलने वाला, जब इनाम मिलने वाला हो। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो मान लीजिए आपका दोस्त जो है, आपके दोस्त को चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट हो गया है, और आप अपने दोस्त को गाड़ी में बैठाते हैं और भागते हैं लेकर के अस्पताल के लिए। आप देखते हैं कि चौराहा में जाकर के, जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ तो आपने देखा कि घंटाघर में चौराहा में जो है रेड लाइट लगी हुई है ना। क्योंकि जो है अब रेड लाइट लगी है तो आपको चौराहा क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर चूंकि आपके दोस्त की जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ नियमों का पालन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जिस चीज़ का भी चुनाव करेंगे वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आप या तो क्रॉस कर लीजिए या आप अपने दोस्त की जान बचा लीजिए, ठीक। तो दो नियम यहाँ पे आपस में टकरा रहे हैं, है ना। चलिए आकलन जो हो, असेसमेंट जिसे कहते हैं, मूल्यांकन की डॉट डॉट क्या है। तो देखिए आकलन मूल्यांकन की क्या है, संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत है, या बहुआयामी संकल्पना है। तो देखिए आकलन जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया के दौरान जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया है। तो आकलन जो होता है, असेसमेंट के दौरान ही हम बच्चों के जानकारी एकत्र करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो ये जो पूरा आकलन होता है इसमें कई आयाम शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा, कई आयाम शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक बहुआयामी संकल्पना। अब इसमें कई आयाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए एक तो हो गया योगात्मक मूल्यांकन, एक योगात्मक निदानात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, ध्यान से नोट करिएगा, भावनात्मक आकलन, भावनात्मक आकलन, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं क्रियात्मक आकलन। ये सब आकलन के प्रकार हैं। संज्ञानात्मक आकलन, तो ठीक है। तो ये सब चीजें, तो देखिए कितना कुछ जो है यहाँ पे हम असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इसके यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। चौथा क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होता है। अब शिक्षा का क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना, ये इसका मूल उद्देश्य है, या फिर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, या फिर विद्यार्थियों को बताना कि पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता। बहुत ही आसान सा सवाल था, आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन जो है सत्र, मतलब जब सेशन ओवर हो जाता है उसके बाद किया जाता है।
तो देखिए जब सत्र ओवर हो जाता है, सेशन की समाप्ति के बाद हम बच्चे का योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में विलंबित अनुकरण किस अवस्था की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब विलंबित अनुकरण का क्या मतलब होता है? तो भाई जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए थे। तो जो विलंबित अनुकरण की अवस्था है उसमें क्या होता है, बच्चा जो है किसी क्रिया को तुरंत नहीं करता, उस क्रिया पर थोड़ी देर बाद रिएक्ट करता है, उस क्रिया को थोड़ी देर बाद करता है। तो इसी को कहते हैं विलंबित अनुकरण। ठीक है, जैसे आपने हंसाने की कोशिश की तो तुरंत नहीं हंसा, थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया अब हंसना है। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के साथ। ठीक है, तो ये जो अवस्था मानी जाती है ये है संवेदी पेशी अवस्था, और ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। उम्र की बात करें तो 0 से 2 वर्ष की ये अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ए होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं जीन पियाजे जो है कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूँ, अच्छे तरीके से उसको देख लीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन असेसमेंट कब उद्देश्यपूर्ण होता है? जब इससे जो है विद्यार्थी और टीचरों की जो है फीडबैक प्राप्त हो, या फिर केवल परीक्षा अंत में हो, या फिर विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या फिर विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परीक्षार्थी की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो जब संख्या ज्यादा हो, आज के समय में देखिए सीटेट का एग्जाम हो या पेट का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम किस मूल्यांकन पर आधारित होता है? तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराते हैं। जब बच्चे कम हो जाते हैं तब जब इंपॉर्टेंट पेपर होता है, जैसे पीसीएस ईसीएस का पेपर होता है, तो पहले ऑब्जेक्टिव होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, तो यहां पे जब संख्या ज्यादा होती है तो हम ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्नों से मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सत्रिकट विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं ZPD, मैंने अच्छे से बताया था कि ZPD क्या होता है, किसके बीच की दूरी को दर्शाता है? तो देखिए ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो आंसर यहां पे दिया आंसर होगा, यहां पे देखिए चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए एक बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यार्थी की वर्तमान उपलब्धि स्तर और अधिकतम उपलब्धि स्तर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो ZPD होता है। देखिए मान लीजिए ये बच्चे की क्षमता है, मान लीजिए ये बच्चे की क्षमता है, ये है बच्चे की 2 साल 3 साल की बच्चे की क्षमता, ये है कि 1 से 20 तक काउंटिंग उसको लर्न हो जाएगी, ये इसकी क्षमता है। और एक्चुअल क्षमता यह है कि अभी उसको 1 से 10 तक ही लर्निंग याद है। तो जो बीच का क्षेत्र है, अभी 10 काउंटिंग और उसका क्षेत्र है ना, तो बस इसी के बीच का क्षेत्र होता है ZPD। ठीक है, तो कोई अधिक नॉलेज वाला व्यक्ति इसकी मदद करेगा और इस जो है खाली जगह को भरने का प्रयास करेगा। बात यहां समझ गए? तो इसी का कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समावेशी शिक्षा का जो है तात्पर्य सबको ... से है। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने या समाविष्ट करने। तो देखिए समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको समाविष्ट करने से है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को समान जो है अवसर दिए जाने चाहिए। समावेशी शिक्षा का मूल जो अर्थ है एक लाइन में कि सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। इन बच्चों के साथ किसी भी तरीके का न कोई जातिगत, न कोई आर्थिक रूप से भेदभाव होगा, न कोई क्षेत्रीय भेदभाव किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां, अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और बच्चे किस आयु में सीखते हैं। शिक्षा की कौन सी विधि इस विचारधारा का पोषण करती है? तो देखिए ये सही आंसर है मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, ये जो विधि होती है ये बच्चों को खेल क्रियाओं के माध्यम से जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर जोर देती है। और ये इसकी जो विधि के जनक थे ये है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक, तो अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कर लेना।
कई बच्चे जो है मुझे ये कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी जो है क्वेश्चंस दिया करो। प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्त, कि इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरी जो है स्क्रीन छोटी है। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो बहुत स्क्रीन छोटी है। अगर मैं देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को ज़रा सा भी जो है यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश का जो है क्वेश्चन आ जाए, तो इतना क्वेश्चन जो है इतना जगह भर देगा, तो ऑप्शंस जो है पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मैंने जब शुरुआत में पेपर्स बनाने शुरू किए थे तो मैं इंग्लिश में भी कंटेंट देता था। तो इंग्लिश में कंटेंट कई पेपर्स जब मैं देता था तो दिक्कत हो जाती थी। बच्चे कहते थे सर इसमें ऑप्शंस पूरे एक पेज में नहीं आते, तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। हमें ज़रा सा आगे बढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा पता चला क्वेश्चन ही गायब हो जाता है, तो बड़ा इशू हो जाता है। तो मैंने जो है फिर विचार इस बात पे किया कि भाई इंग्लिश का जो है मटेरियल यहाँ से हटा देता हूँ और हिंदी बेसिक जो है चीज़ पे मैं जो है फोकस करूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है किसी तरीके से चीज़ें जो है मैनेज हो जाएँ और मैं जल्द ही आपको इंग्लिश में भी कंटेंट देने लगूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उसका जो स्कूल होता है वो संपूर्ण विकास में सहायक होता है, सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, और कक्षा का जो माहौल होता है, पर्यावरण होता है, यही आंसर होगा, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या चीज है। मोटिवेशन, तो देखिए मोटिवेशन जो होता है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पे 13वें का जो आंसर है ऑप्शन ए, ना कि किसी कार्य को करने नहीं करने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। या अभिप्रेरणा जो है सामान्यतः बालकों में निराशा का भाव पैदा करता है, नहीं। देखिए अभिप्रेरणा जो होती है वो आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। बात यहां समझ गए। चलिए, डिसलेक्सिया जो है मुख्य रूप से जो है किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति का जो अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो उसको जो है हम जो है कह सकते हैं कि वो पठन विकार से ग्रसित है। मतलब उसको जो है अभी बी और डी में अंतर नहीं कर पाता, और वो बी और डी को बी मान लेता है, या इसको इसको मान लेता है ना। तो शब्दों का हेरफेर अक्सर जो है इसमें करता है। जैसे 100 को आप 100 बोलोगे तो शायद वो वॉज समझेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये एक पठन विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा अपने मौजूदा स्कीमा में बदलाव करके नई जानकारी को अपनाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए स्कीमा, देखिए अर्थ लिखा है मानसिक ढांचा। स्कीमा का मतलब होता है जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन भरी हुई है, जो भी सूचना भरी है उसी को हम स्कीमा कहते हैं। और उस स्कीमा में, उस इंफॉर्मेशन में अगर हम कोई बदलाव करते हैं, नई जानकारी देते हैं और उस जानकारी को हमने अपना लिया, जैसे हमें 4 बर्ड्स के नाम याद थे पर हमें 2 बर्ड्स के नाम और सिखा दिए गए, तो हमने उस जानकारी को अपने अंदर समाहित कर लिया, जोड़ लिया। तो इसी को कहते हैं हम एसिमिलेशन। सही उत्तर होगा एसिमिलेशन, ऑप्शन ए, ठीक है। और जब मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी से बदलाव किया जाता है तो उसे हम कहेंगे एकोमोडेशन, ठीक है। तो जहां पे चेंज होगा, इंफॉर्मेशन बदल जाएगी, वहां पे एकोमोडेशन हो जाएगा। जहां पे इंफॉर्मेशन जो है जोड़ दी जाएगी, जोड़ना हो जाए, अपनाना हो जाए, वहां पे समावेशन हो जाएगा, ठीक है। जिसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन का जो सही अर्थ निकलता है वो है आत्मसातीकरण। ये अक्सर जो है यूज किया जाता है सीटेट के द्वारा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस हो कि कहां पे एसिमिलेट करना है, कहां पे एकोमोडेट करना है, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों टर्म्स जो है पियाजे की, ये तीनों टर्म्स पियाजे ने डिफाइन किया है। तो ये जब भी शब्द आ जाए, स्कीमा शब्द या फिर एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, तो ये सारे शब्द जो है जुड़े हुए हैं किससे, जीन पियाजे से, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। चल, डिसकैलकुलिया संबंधित है। तो डिसकैलकुलिया का क्या मतलब है, ये एक जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम विकार है, जो कि जुड़ा हुआ है बच्चे की गणितीय गणनाओं से, अवधारणाओं से। तो यहाँ पे बच्चों को जो है गणित की अवधारणाओं को सीखने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। तो ये संबंधित है व्यक्ति के हेरिडिटी से भी है और व्यक्ति के बच्चे के इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई होती है।
भाई अगर सही इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो सही टीचर मिलना चाहिए, नई नई प्रकार की जो है शिक्षण जो है पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे बच्चों पे, जो ताकि जो है उनको गणितीय अवधारणाएं, उपकरणों का इस्तेमाल, अबेकस से जो है स्थानिक मान गिनतियां समझाओ, है ना, किसी चीज़ से एक्टिविटी कराओ, ये सारी चीज़ें हम इससे जो है एक बच्चों के अंदर जो है गणितीय समझ को जो है और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एक टीचर को चाहिए कि क्या टीचर को चाहिए कि वो यह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करना और महत्व देता है। ठीक है। तो एक टीचर को बहुत ज़रूरी है कि वो सभी जितने भी कल्चर्स हैं उनका सम्मान करे, ठीक है, और उनको महत्व दे। तो आंसर है ऑप्शन ए। विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना करना गलत होगा। या विशेष जो है केवल विशेष प्रकार की संस्कृतियों को बढ़ावा दे। विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं का अनदेखी करे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। विकास की दिशा में संदर्भ में सिरा पदाभिमुख सिद्धांत क्या बताता है? तो देखिए, विकास की दिशा में अगर सिरा पदाभिमुख, जिसे हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल, यह सिद्धांत बताता है कि विकास के जो क्रम होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉक्सिमोडिस्टल तब आप आंसर देंगे केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बनती है? तो देखिए, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है या फिर जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। तो विद्यार्थियों को गर्व का कारण कब बनता है? या जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, या सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग क्या करता है? संवेग जो है उसकी संवेगात्मक अनुक्रिया है? नहीं, बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। तो आंसर है ऑप्शन बी। कई प्रकार के संवेग होते हैं, तो जैसे क्रोध, गुस्सा, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, है ना, घिन आना किसी चीज से, ये बहुत सारी चीजें, ये संवेग ही है। ठीक है। आंसर है ऑप्शन बी। किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरों की इच्छा से करना पड़ता है तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? तो जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं से ना करके दूसरे की इच्छा से करता है तो हम इसे जो है निगेटिव जो है मोटिवेशन मानेंगे। ऑप्शन यह है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं ऑलरेडी जो है इस पर नेप हो, राइट टू एजुकेशन हो, न्यू एजुकेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं मैं इस पर जो है ऑलरेडी एक पूरा कंप्लीट आपको वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल जो है शिक्षा के नए 5+3+3+4 वैचारिक जो है ढांचे में फाउंडेशन स्टेज, बुनियादी चरण के तहत कौन से जो है आयु वर्ग समूह शामिल है? तो देखिए, फाउंडेशन स्टेज में 3 साल बच्चों को प्री स्कूल में कराया जाता है और 2 साल जो है प्राइमरी क्लास में जो है पढ़ाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज में जाएंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। विकास वह सतत प्रक्रिया है, यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है ना, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से उसके मरने तक प्रक्रिया चलती है। तो इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम अगर हम दें तो निरंतरता के सिद्धांत से ये संबंधित है। तो 23वें का आंसर हो गया ऑप्शन डी। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था का नाम है। इस अवस्था की पहचान किस जो है मुख्य विशेषता से की जा सकती है? तो देखिए, जो किशोर होता है ना, आमतौर पे ये 12-13 वर्ष की अवस्था जो है जानी जाती है, और इस अवस्था में यहाँ तक 18-19 साल के बच्चे को जो है किशोरावस्था कह सकते हैं हम।
और इस अवस्था में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके भावनात्मक चेंजेस होते हैं, उसके सामाजिक बदलाव होता है, उसमें बहुत सारे नैतिकता के बदलाव देखने को मिलते हैं। वो बहुत कुछ देखता भी है कि मुझे तो बड़ा जो है अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो, लेकिन देखो नेता लोग क्या करते हैं, है ना। वो आप कहते हो कि हिंसा ना करो, पापा कहते हैं कि गलत चोरी मत करो, लेकिन वो खुद ही देखो कितना जो है चोरी करते रहते हैं, करप्शन का पैसा खाते हैं यार। जो है देखो, जो है आज हाल ही में जो आंदोलन हो रहा है उस पर देखो तो कितना जो है वो चोट पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा कुछ समझ से। तो इसमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन होता है, उसके दिमाग में बड़ा तूफान रहता है कि हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सब झूठ बोलते हैं, ऐसा जो विचार। तो इसमें जो अवस्था देखने को मिलती है बच्चे में, ये पहचान का संकट होता है। उसको समझ में नहीं आता कि उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है, वो करने क्या आया है यहाँ पे, उसको करना क्या है, क्या चाहिए उसको, क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो पिताजी कह रहे हैं वो नहीं चाहिए, जो मम्मी कह रही है वो भी नहीं चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ वो पिताजी को नहीं चाहिए। इस बड़ा इसमें बहुत सारे जो है चेंजेस देखने को मिले, तीव्र परिवर्तन की जो है अवस्था हो सकती है। इस तीव्र तीव्र परिवर्तन की एक इसकी जो है मुख्य विशेषता दर्शाता है। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर पहुंचना दुर्लभ क्यों है। तो देखिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये जुड़ा हुआ है कोहलबर्ग के नैतिकता से। कोहलबर्ग का जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, जिसे हम कहते हैं थर्ड नंबर का चरण, तीसरा जो आखिरी चरण है, और उस थर्ड चरण का जो सबसे लास्ट वाला स्टेज है, उसकी अवस्था को बोल दर्शाता है। तो सार्वभौमिक नैतिक में क्या होता है, बच्चा जो है, व्यक्ति या बच्चा नैतिक नियमों का तब तक पालन करता है जब तक जो है उसको सही चीज ना मिल जाए। मतलब जो उसके अंतरात्मा की आवाज देगी ना कि यही सही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे हाल ही में देखिए प्रोटेस्ट जो बच्चे कर रहे हैं, है ना, तो वो अंतरात्मा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, डंडा खा रहे हैं, मार मार खा रहे हैं, कुट रहे हैं, है ना, लेकिन ये उस नैतिक सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल जाएगी तब तक मैं ये छोड़ूंगा नहीं। आज़ादी भी इसी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर काम की। अंग्रेजों को भगाने में जो गांधी जी हों, या चाहे वो भगत सिंह हो, या चाहे अंबेडकर हों, इन सभी ने जो है इसी नैतिक सिद्धांत पर कार्य किया है। तो इसके लिए तो ये दुर्लभ क्यों है, क्योंकि इसके लिए जो है स्थापित वस्तुओं को, जो भी आज के समय में जो चुनौती है, उनको चुनौती देने वाले आंतरिक विवेक की आवश्यकता पड़ती है। आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, भरोसा करते हुए इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रट लेना। जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए वही फैक्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।